ममता अपने बच्चे को जन्म देने के साथ अपने पति को खो देती है। पति की मौत के बाद ममता पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो बेघर हो जाती है, जिसके बाद ममता अपने छोटे से बच्चे को लेकर दर बदर की ठोकरें खाती है। इसी तरह से समय बीतता है और मेहनत मजदूरी करके ममता अपने बेटे सूरज का पालन पोषण करती है। ऐसे ही एक दिन ममता अपने 8 साल के बेटे सूरज को सूखी रोटी और प्याज खाने को देती है। ये खाना देखकर सूरज रोने लगता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आज फिर तुम मुझे गरीबों वाला खाना दे रही हो। जानती हो स्कूल में सभी बच्चे कितना अच्छा खाना लेकर आते हैं। स्कूल में भी सब मुझे गरीब कहकर चिढ़ाते हैं। आखिर मैं गरीब वाला खाना कब तक खाऊंगा? मुझे भी अमीर घर का खाना खाना है। बेटा, हम गरीब घर के कभी भी अमीर घर का खाना नहीं बना सकते और तुझे इसी में अपनी पूरी जिंदगी बितानी होगी। माँ मैं रोज रोज गरीबों वाला खाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर सूरज खाने पर से उठ जाता है। अपने बेटे को इस तरह से जिद करता देख ममता सूरज को समझाने की कोशिश करती है और उससे झूठ कहती है। बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे, पर मैं वादा करती हूँ जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं तुझे अमीरों वाला खाना बनाकर खिलाऊंगी। पर अभी के लिए ये खाना खा ले। अगर तू गरीबों वाला खाना नहीं खाएगा तो बड़ा कैसे होगा? तुझे बड़ा होना जरूरी है ना, और अमीरों वाला भी तो खाना खाना है ना। नादान छोटा सा बच्चा सूरज अपनी माँ की बातों में आ जाता है और चुपचाप खाना खा लेता है। इसी तरह से समय बीतता है और देखते ही देखते सूरज 25 साल का हो जाता है। माँ आखिर हमारी जिंदगी से ये गरीबी कब जाएगी? ये बचपन से गरीबों वाला खाना खा खा कर मैं परेशान हो गया हूँ। बेटा, अब तू ही अपनी किस्मत बदल सकता है। मुझसे जितना हो सका मैंने उतना कर दिया तेरे लिए। माँ आप कुछ नहीं कर पाई हो मेरे लिए। आप मुझे 12वीं तक भी नहीं पढ़ा पाई। आखिर मुझ जैसे अनपढ़ से कोई क्यों शादी करेगा, या कोई मुझे अपने पास नौकरी क्यों देगा? मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाता हूँ लोग मुझसे मेरी डिग्री मांगते हैं। कहाँ से लाकर दूं मैं उनको डिग्री? बेटा, सारे काम डिग्री से नहीं होते, मेहनत भी जरूरी होती है। तो आप ये चाहती हो ना कि मैं मेहनत मजदूरी करूं जैसे पापा करा करते थे, और मेहनत मजदूरी करते हुए ही पापा की तरह अपनी जान गंवा दूं? या तो फिर आपकी तरह पूरी जिंदगी गरीबी में बिता दूं और ये गरीबों वाला खाना खाता रहूं? अब सूरज बड़ा हो चुका था, वो ममता की किसी भी बातों में नहीं आता। ममता सूरज को कुछ समझा पाती उससे पहले सूरज वहाँ से पहले ही बाहर चला जाता है और काम की तलाश करने लगता है। पर हर बार की तरह उसे किसी भी बड़ी कंपनी में काम नहीं मिलता, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सूरज एक दुकान में काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन उस दुकान में एक बड़े घर की लड़की आती है। उसे देखकर सूरज उस पर मोहित हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। मैं इस लड़की से कैसे बात करूं? कैसे इसे अपने दिल की बात बताऊं? नहीं, मेरा इससे बात करना सही नहीं होगा। कहाँ मैं एक गरीब और ये पढ़ी लिखी अमीर, भला ये मेरी बात क्यों सुनेगी? इतना बोलकर सूरज अपने कदम पीछे कर लेता है, पर ये सब कुछ वो लड़की परी देख लेती है और खुद सूरज के पास आती है और उससे कहती है, मैं देख रही हूँ जब से इस दुकान में मैं आती हूँ तुम सिर्फ मुझे ही देखते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, यहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं और मेरा काम है हर किसी पर नजर रखना। अगर आपको मेरी तरफ से कोई परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर देना। परेशानी? पर मुझे कोई क्यों परेशानी होगी? मुझे तो तुम पसंद हो। मुझे तो लगता है जब तुम मुझे देखते हो इतनी सारी लड़कियां रहती हैं दुकान में, पर तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पर रहती है। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो लड़कीबाजी नहीं करते। इतना बोलकर परी तो वहाँ से चली जाती है, पर सूरज शर्मा जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर परी ने उससे ऐसा क्यों कहा। अब सूरज सारी रात इसी सोच में डूबा रहता और मन ही मन मुस्कुराता। अपने बेटे को हंसता हुआ देख ममता उसकी खुशी का राज उससे पूछती है। क्या हुआ बेटा, आज बहुत खुश नजर आ रहा है। खुशी से ही पेट भरेगा या फिर खाना भी खाएगा तू? माँ आज से जो भी खाने में है दे दो, मैं खुशी खुशी खा लूंगा, चाहे वो 4 दिन का बासी खाना ही क्यों ना हो। आप नहीं जानते आज मेरे साथ क्या हुआ है। अच्छा, ऐसा भी क्या हो गया मेरे बेटे के साथ जो इतना ज्यादा खुश नजर आ रहा है वो? अच्छा माँ पहले तो मुझे ये बताओ, अगर कोई लड़की किसी लड़के से ये कहे कि तुम मुझे पसंद हो क्योंकि तुम इधर उधर नहीं देखते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़की उस लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। क्या तुझे भी कोई लड़की पसंद करती है क्या? मेरा मतलब है कि कभी तुझे किसी लड़की ने ऐसा कुछ कहा? अपनी माँ की बातें सुनकर सूरज और मुस्कुराने लगता है और खुशी खुशी खाना खा लेता है। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सूरज ने खाने में कोई नाटक नहीं किया था।
ये देखकर ममता को बहुत अच्छा लगता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सूरज और परी एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से बेहद करीब आ जाते हैं और परी सूरज से शादी करने का डिसीजन लेती है। सूरज, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम गरीब हो या अमीर, तुम अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या तुम इसी तरह से हमेशा मेरे साथ रहोगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मेरी गरीबी देखकर डर मत जाना। अब सूरज और परी अपने घर वालों को जैसे तैसे राजी कर लेते हैं। पर ये क्या, ससुराल आते ही जब परी अपने गरीब ससुराल में गरीबों वाला खाना देखती है तो उसे अपने ससुराल वालों पर तरस आने लगता है। माँ जी, सूरज जी, आप दोनों इतने सालों से ऐसा खाना खा रहे थे, ऐसा सूखा खाना, आखिर आप इस तरह का खाना कैसे खा सकते हैं? माफ करना बहू, हम गरीबों के नसीब में ही सूखी रोटी ही लिखी होती है और हमारे साथ तुझे भी यही खाना पड़ेगा। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरे लिए और अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं माँ जी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपने अकेले अपने बेटे की परवरिश की है और मुश्किलों का सामना करा है, पर अब आपकी गरीबी के दिन खत्म हुए। आज इस घर में गरीबों वाला खाना नहीं, अमीरों वाला खाना बनेगा। क्योंकि परी बहुत अमीर थी इसलिए वो अपने मायके से कुछ सामान मंगवा लेती है और अपने गरीब ससुराल में अपनी पहली रसोई में अमीरों वाला खाना बनाती है। अमीरों वाला खाना खाकर ममता की आंखें छलक जाती है तो वहीं सूरज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। सही कहते हैं लोग, बहू लक्ष्मी होती है घर की। तेरे आते ही मैंने और मेरे बेटे ने अमीरों वाला खाना खाया। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है बहू। माँ जी, अब हमारे गरीबी वाले दिन चले गए। अब से आप और सूरज जी यही खाना खाएंगे और सूरज जी मेरी कंपनी में काम करेंगे। परी के आने के बाद सूरज की जिंदगी से गरीबी चली जाती है और वो अपनी बीवी परी की कंपनी में काम करता है और उसकी कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। वैसे तो सारी लड़कियां अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है, पर ये क्या, दिशा अपनी शादी को लेकर परेशान है। उसकी परेशानी देखकर उसकी माँ दिशा से बोलती है, दिशा बेटा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? माँ, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो, मानो जैसे तुम्हें मेरी परेशानी का पता नहीं। भूल गई हो क्या? बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, बस मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू भूल जा इन सबको। माँ, मैं ये कैसे भूल जाऊँ? मेरे बेड पर सुसु करने की बीमारी मैं चाहकर भी किसी से छुपा नहीं पाऊंगी। और तुम सोचो, जब मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को मेरी बीमारी का पता चलेगा तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। दिशा बेटा, मैं तेरी एक छोटी सी बीमारी की वजह से तुझे जिंदगी भर घर में तो नहीं बिठा सकती ना। अरे मोहल्ले वाले, समाज वाले क्या कहेंगे कि देखो जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। लेकिन तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपनी माँ की। मेरी भी तो दिक्कत समझना बेटा। और रही बात तेरी बीमारी की, तो मैंने डॉक्टर को दिखवाया है। उन्होंने कहा है कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बात क्या है। पर माँ, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ठीक होने से पहले मेरी बीमारी का सच सबके सामने आ जाए। माँ, जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इस शादी को पोस्टपोन कर दो ना। बेटा, तू ये क्या कह रही है? कुछ दिन बाद तेरी शादी है और तू शादी पोस्टपोन करने की बात कर रही है। देख बेटा, मेरी बात को समझ, मैं शादी पोस्टपोन नहीं कर सकती, इसलिए अब तू बेफिक्र हो जा, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दिशा की माँ शादी की तैयारियों में लग जाती है, पर दिशा की परेशानियाँ खत्म नहीं होती और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। शादी भी बड़े अच्छे से निबट जाती है। ससुराल जाने के बाद भी दिशा परेशान ही रहती है, कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। उसकी परेशानी देख उसका पति विजय उससे बोलता है, क्या हुआ दिशा? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम बड़ी परेशान हो। नहीं नहीं विजय जी, ऐसी कोई बात नहीं है। कल ससुराल में मेरा पहला दिन कैसा जाएगा ये सोचकर घबराहट हो रही है। मैं यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती, न जाने मैं यहाँ के माहौल में ढल भी पाऊंगी या नहीं। बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तुम इतना परेशान हो रही थी? फिक्र मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं उन आदमियों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी को उसकी छोटी सी कमी को लेकर छोड़ दे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। विजय की ये बात सुनकर दिशा की परेशानी थोड़ी कम होती है, पर दिशा अब भी हिम्मत नहीं कर पाती कि वो अपना सच विजय को बता पाए। कुछ देर बाद दोनों सो जाते हैं और जब सुबह होती है तो सुबह होने के साथ ही विजय को दिशा की इस बीमारी के बारे में पता चल जाता है। विजय जी, आप मुझसे पहले क्यों उठ गए? हाँ दिशा। अच्छा दिशा, मैं नहाने जा रहा हूँ, कुछ देर बाद तुम भी नहा लेना।
इतना बोलकर विजय नहाने के लिए चला जाता है और जब दिशा अपने बिस्तर से उठती है तो वो देखती है कि उसका पूरा बिस्तर गीला है। अपना गीला बिस्तर देखकर दिशा खुद से कहती है, लगता है मैंने फिर से बेड पर सो कर दिया। विजय जी नहाने जा रहे हैं, अभी उन्हें मेरी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता। एक काम करती हूँ, जब तक विजय जी नहा कर आ रहे हैं फटाफट बिस्तर बदल देती हूँ। अब जल्दी से दिशा बिस्तर बदल देती है। कुछ देर में विजय नहाकर बाहर आता है और दिशा से बोलता है, अरे दिशा, तुमने बिस्तर क्यों बदल दिया? बस ऐसे ही। अच्छा, मैं नहाने जा रही हूँ। ससुराल में आज मेरा पहला दिन है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई शिकायत मिले। इस तरह से दिशा अपनी सच्चाई छुपा लेती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हमेशा ना चाहते हुए भी दिशा से बिस्तर गीला हो ही जाता है। दिशा, मुझे समझ नहीं आता कि हमारा बिस्तर रोज सुबह गीला कैसे हो जाता है। विजय जी, गर्मी देख रहे हैं आप कितनी ज्यादा हो रही है। शायद हमारी पसीने की वजह से बिस्तर गीला हो जाता है और बिस्तर भी बहुत गर्म होता है ना, इसलिए मैं हल्का हल्का पानी बिस्तर पर गिरा देती हूँ ताकि मुझे ठंडक मिल सके। अच्छा, अगर तुम बोल रही हो शायद पानी ही हो। एक बार फिर दिशा विजय से झूठ बोल देती है और अपनी इस बीमारी का सच छुपा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विजय किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। विजय के जाने के बाद विजय की माँ अर्चना अपनी बहू के साथ सोने आती है। माँ जी, विजय जी को तो मैं जैसे तैसे संभाल लेती हूँ, पर माँ जी से कैसे छुपाऊँ ये बेड पर सूसू करने की आदत। एक काम करती हूँ, माँ जी जब पूछेंगी कि बिस्तर कैसे गीला हुआ तो मैं माँ जी से बोल दूंगी कि पानी गिर गया है। इतना बोलकर दिशा अपनी सास के साथ सो जाती है, पर दिशा कोई बहाना बना पाती उससे पहले ही अर्चना को अपनी बहू का सच पता चल जाता है। हे भगवान, ये कैसी बहू मिली है जो बिस्तर पर सूसू करती है। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा करती है ये, तो मैं तो लल्ला की शादी ऐसे बेड पर सूसू करने वाली लड़की से तो कभी ना करवाती। माँ जी, मुझे ये बीमारी शादी से 1 महीने पहले हुई है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्दी मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी बहू रानी, जब तक तेरी ये बीमारी ठीक हो जाए तभी घर आना अब, और जब तक तेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती मेरे लल्ले से दूर रहना। मैं नहीं चाहती कि मेरा लल्ला बेड पर सूसू वाली लड़की के साथ रहे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। दिशा अपनी सास के आगे विनती करती है कि वो घर से ना निकाले, पर फिर भी अर्चना उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकालने लगती है। अर्चना दिशा को घर से निकाल ही रही होती है कि तभी अचानक से विजय आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप क्या कर रही हो? दिशा को घर से क्यों निकाल रही हो? विजय जी देखिए ना, माँ जी मुझे घर से निकाल रहे, वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे बेड पर सूसू करने की बीमारी है। पर मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये बीमारी शादी से 1 महीने पहले हुई है। दिशा, मैं सब जानता हूँ, तुम रोना बंद करो। क्या इस लड़की की बीमारी के बारे में तू जानता था, फिर भी तूने इसे घर से नहीं निकाला? माँ, बीवी अर्धांगिनी होती है और वैसे भी हम दोनों ने 7 जन्मों की कसमें खाई हैं, तो मैं एक छोटी सी बीमारी के लिए इसी जन्म में अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। मैं तो बस यही चाहता था कि दिशा अपनी बीमारी के बारे में मुझे खुद आकर बताए। और माँ, ये बीमारी इतनी भी बड़ी नहीं है, बहुत जल्द दिशा ठीक हो जाएगी। और मैं किसी काम के सिलसिले से बाहर नहीं गया था, बल्कि दिशा की बीमारी के बारे में एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिलने गया था। विजय जी, आप मेरे लिए डॉक्टर से मिलने गए थे? क्यों दिशा, मैं अपनी बीवी के लिए एक डॉक्टर के पास नहीं जा सकता? और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ये आम बीमारी है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। माँ, अब भूल भी जाओ। अब ना चाहते हुए भी अर्चना को अपने बेटे की बात माननी पड़ती है और विजय भी अपनी बीवी का अच्छे से इलाज करवाता है, जिस वजह से दिशा की बीमारी भी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। बीमारी ठीक होते ही अर्चना भी सही हो जाती है और दिशा को पहले की तरह प्यार करने लगती है। वैसे तो सारी लड़कियां अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है, पर ये क्या, दिशा अपनी शादी को लेकर परेशान है। उसकी परेशानी देखकर उसकी माँ दिशा से बोलती है, दिशा बेटा, क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? माँ, तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो, मानो जैसे तुम्हें मेरी परेशानी का पता नहीं। भूल गई हो क्या? बेटा, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, बस मैं तुझे समझा रही हूँ कि तू भूल जा इन सबको। माँ, मैं ये कैसे भूल जाऊँ? मेरी बेड पर सूसू करने की बीमारी मैं चाहकर भी किसी से छुपा नहीं पाऊंगी। और तुम सोचो, जब मेरे पति को, मेरे ससुराल वालों को मेरी बीमारी का पता चलेगा तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा। पता नहीं सब क्या सोचेंगे। दिशा बेटा, मैं तेरी एक छोटी सी बीमारी की वजह से तुझे जिंदगी भर घर में तो नहीं बिठा सकती ना। अरे मोहल्ले वाले, समाज वाले क्या कहेंगे कि देखो जवान बेटी को घर में बिठा रखा है, लेकिन तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है अपनी माँ की।
मेरी भी तो दिक्कत समझना बेटा। और रही बात तेरी बीमारी की, तो मैंने डॉक्टर को दिखवाया है। उन्होंने कहा है कि तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, तो टेंशन लेने वाली बात क्या है। पर माँ मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ठीक होने से पहले मेरी बीमारी का सच सबके सामने आ जाए। माँ जब तक मेरी बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इस शादी को पोस्टपोन कर दो ना। बेटा तू ये क्या कह रही है? कुछ दिन बाद तेरी शादी है और तू शादी पोस्टपोन करने की बात कर रही है। देख बेटा, मेरी बात को समझ, मैं शादी पोस्टपोन नहीं कर सकती, इसलिए अब तू बेफिक्र हो जा, सब ठीक हो जाएगा।